हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम एकेडमी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर पॉलिटी के प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ जो रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैं कंप्लीट पॉलिटी कराऊंगा और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न कराऊंगा जो रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? दोस्तों, शक्तियों के बंटवारे की बात हो रही है यहाँ पर। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है दोस्तों, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अब बताऊं 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं, तो उन 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, ये आता है हमारी 8वीं अनुसूची में। और बात करें दोस्तों 10वीं अनुसूची, तो ये है दल बदल से संबंधित, दल बदल विरोधी कानून है इसमें। ठीक है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून। अगली अनुसूची दोस्तों 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में 74वें संविधान संशोधन के तहत ऐड करी गई थी। ठीक है दोस्तों, 74वां संशोधन के तहत ऐड करी गई थी, जिसमें दोस्तों नगर पालिकाओं का वर्णन है, नगर पालिकाओं का। ठीक है, नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? दोस्तों, संविधान सभा के गठन से संबंधित बात हो रही है, तो ये प्रस्ताव रखा था हमारा M.N. रॉय ने। दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1946 में। ठीक है, 1946 में। और किस योजना के तहत हुआ था? तो वो योजना थी दोस्तों, वो जो योजना थी कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन, इसके तहत संविधान सभा का जो है दोस्तों वो गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द, यहाँ पर डेड डैश है, डेड डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। ठीक है, तो किसका जो अर्थ है वो राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है? तो दोस्तों, ये है गणराज्य। गणराज्य का जो अर्थ है वो है राज्य के निर्वाचित प्रमुख, यानी हमारे राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों, ठीक है दोस्तों, आपातकालों की बात हो रही है, कि घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? ठीक है दोस्तों, पहली बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। तो राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, ये एकदम सही है। ठीक है, ये हमारे संविधान में 3 आपातकालों का जो वर्णन है, तो उसमें ये राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य में लगाया जाता है वो 356 के थ्रू ही लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 352। दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, पूरे देश में जब आपातकाल लगाया था उसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, तो उसका वर्णन 352 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगला है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 360 में। तो दोस्तों, यहां पर पूछा इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो यहां आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, बात कर रहा है दोस्तों आर्टिकल 53 की 53 के अनुसार, संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, संघ की सारी कार्यकारी शक्तियां। अब बात करें दोस्तों राष्ट्रपति का वर्णन जो है वो किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों आर्टिकल है 52।
इसमें कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 52 में। ठीक है, 53 में ये बताया ही गया है कि जो संघ की सारी कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम आर्टिकल 54 की। तो दोस्तों इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है दोस्तों 61, आर्टिकल 61। इसमें राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है, महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के थ्रू लगाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों राष्ट्रपति का, जो है आर्टिकल 72। ठीक है, जिसमें क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति को एक शक्ति है जो किसी भी अपराधी की क्षमा को अपराध को क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो ये शक्ति राष्ट्रपति को 72वें जो आर्टिकल है, आर्टिकल 72 उसके तहत मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑफ आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये नागालैंड राज्य को 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, देखो 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों शब्द जो हैं वो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, और बात करें दोस्तों 52वें संविधान संशोधन की, तो 52वां संविधान संशोधन भी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के जोड़ने की बात हो रही है, मौलिक कर्तव्य के जोड़ने की बात हो रही है। तो ये 86वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अनुसार 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। अगर ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है तो इससे पहले जो 10 मौलिक कर्तव्य थे वो भी जोड़े गए होंगे। तो दोस्तों बाकी जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य, ये दोस्तों 42वें संशोधन के तहत 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, जो 10 बाकी मौलिक कर्तव्य थे पहले जो जोड़े गए थे 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और पूछता है ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, समिति, इससे संबंधित जो दो समिति है वो है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही बेहतरीन पॉलिटी की बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपके लिए लाऊंगा। और सबसे पहले मैं रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर सबको कवर करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, दोस्तों त्रिस्तरीय प्रणाली की बात हो रही है कि अनुशंसा पहली बार 1957 में किसके द्वारा की गई थी। पूछा किसके द्वारा करी गई थी इसकी अनुशंसा त्रिस्तरीय प्रणाली की। तो दोस्तों ये जो है
एक समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही इसकी अनुशंसा करी गई थी पहली बार। कब? 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए, दोस्तों भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने की बात हो रही है, ठीक है, कौन अधिकृत है? ठीक है, यानी इसकी जो पावर है, भारत की किसी भी सीमा में बदलाव करना है तो इसकी जो पावर है वो किसके पास है? तो दोस्तों ये पावर है हमारी संसद के पास में है। ठीक है, हमारी संसद को ही केवल ये अधिकार प्राप्त है कि वो भारत की किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयुक्त नहीं करता, ये पूछ रहा है कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो राज्य विधानसभाओं के लिए भाई नहीं करता, नगर की नगर परिषदों के लिए करता है, ग्राम पंचायतों के लिए करता है, नगर निगम के लिए करता है। तो दोस्तों अब ये पूछ रहा है कि राज्य चुनाव आयोग है वो किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता, तो यहाँ पर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राज्य विधानसभाओं के लिए। दोस्तों राज्य जो विधानसभाएं हैं उनके लिए राज्य चुनाव आयोग नहीं, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है दोस्तों वो यहाँ पर चुनाव आयोजित करता है। कौन करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग। दोस्तों इसका जो वर्णन है किस आर्टिकल में है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है बार बार पे। इसका जो वर्णन है दोस्तों वो है आर्टिकल 324 में। ठीक है, आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है केंद्रीय चुनाव आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। दोस्तों बात करते हैं 1950 की, यानी एक तरह से बात है अपने मूल संविधान की। वहां पर क्या किया गया था, कुल जो न्यायाधीश थे 1+7 हुआ करते थे, 1+7। यहां जो 1 है वो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 7 जो है वो अन्य न्यायाधीश। ठीक है, बात है 1950 की, तो इस टाइम पर एक न्यायाधीश हुआ करता था, मुख्य न्यायाधीश, और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों वर्तमान की अगर बात करी जाए तो यह संख्या बढ़कर 34 हो गई है। 34 कैसे कैसे? 1+33। ठीक है, यहां पर एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में अभी ये स्थिति है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? दोस्तों बात की जा रही भारतीय संविधान के संरक्षक की। ठीक है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय वो भारतीय संविधान का संरक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिसके पास में उस काम को करने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती उस काम को कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी रिट दायर की जाती है? तो दोस्तों ये रिट है अधिकार प्रच्छा। इस रिट को दायर करके उससे पूछा जाता है कि भाई आप किस अधिकार के तहत इस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अधिकार प्रच्छा है। अब अन्य की बात करते हैं दोस्तों, एक यहां पर रिट दी गई है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है कि यहां पर जैसे जो वरिष्ठ न्यायालय है, वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय को कहता है, वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय से कहता है कि आपके पास जितने भी जो लंबित मुकदमे हैं उन पर सुनवाई आपको नहीं करनी है, उन मुकदमों को यहाँ पर जो केस हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाए वरिष्ठ न्यायालय में। ठीक है, ये उत्प्रेषण जो है रिट उसके थ्रू आता है ये, यानी कनिष्ठ जो न्यायालय हैं उनको कहा जाता है कि अपने सारे केस वरिष्ठ न्यायालय में आप ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और दोस्तों
एक और है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसमें क्या है दोस्तों, इसके जिस प्रकार नाम में ही आप देख सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी पुलिस ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, एक तरह से उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे गलत तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, तो वहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो दायर की जाती है। इस रिट के माध्यम से पुलिस उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है, ठीक है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 35A की बात हो रही है दोस्तों, किस वर्ष जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया, तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 1954 में। और दोस्तों जो अनुच्छेद 35A है वो है आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित। किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और क्या क्या काम है इसका, ये जम्मू कश्मीर के नागरिकों को एक तरह से वहां के जो नागरिक हैं उनको कुछ सहूलियत प्रदान करता है, ठीक है, कुछ अलग अधिकार देता है, ठीक है, ये उससे संबंधित है। और दोस्तों इस 35A को जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब इनके द्वारा 35A को संविधान में जोड़ा गया था, जो कि कश्मीर के नागरिकों को कुछ शक्तियां प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षेत्राधिकार से आजकल बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा टफ बनता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि भारत का कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। दोस्तों ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब इसका क्षेत्राधिकार क्या है, इसके अंदर कौन से राज्य आते हैं, वो मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। देखो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो असम तो इसके अंदर आता ही है, ठीक है, तो सबसे पहला है इसके अंदर असम। अगला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक नागालैंड, और फोर्थ है दोस्तों मिजोरम। ये इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसके क्षेत्राधिकार में ये चारों राज्य आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं। दोस्तों वर्तमान की बात कर रहा है और कितनी मानक भाषा हैं। दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों बात करें मूल संविधान की, तो दोस्तों मूल संविधान मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाओं का उल्लेख है, 14 को, यानी था मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। भाषाओं को लेकर 3 अभी तक संशोधन किए जा चुके हैं, 3 संशोधन, ठीक है। अब कौन सा संशोधन है दोस्तों, एक 21वां संशोधन, एक 71वां संशोधन, और तीसरा है दोस्तों 92वां संशोधन। ये तीनों जो संशोधन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बता दूं मैं दोस्तों, इसमें 3 बार संशोधन हो चुके हैं। 21वें संशोधन के तहत एक भाषा जोड़ी गई थी, वो है सिंधी। दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और 71वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। उसमें पहली है नेपाली, दूसरी है मणिपुरी, और तीसरी है दोस्तों कोंकणी, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन के तहत ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। और 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी,
वो है बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली। दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के तहत ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो है बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन सेशन लाते रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद।